आसाराम के बाद अब नारायण साईं की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। साईं के विदेश भाग जाने की आशंका के चलते ऐसा किया गया है। सूरत की दो बहनों ने बाप बेटे पर रेप का आरोप लगाया है। मुरादाबाद में तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से अगवा छात्र का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इस मामले में सिक्योरिटी इंचार्ज समेत 8 छात्रों पर केस दर्ज किया गया है। अगवा छात्र सूबे के परिवहन राज्य मंत्री महबूब अली का भतीजा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का कहना है कि चुनाव के बाद तीसरे मोर्चे का ऐलान होगा और सरकार तीसरे मोर्चे की ही बनेगी। उन्होंने कहा है कि हम लगातार लेफ्ट पार्टियों के संपर्क में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबा गौड़ा पाटिल समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने इसका ऐलान किया। उन्हें कर्नाटक का अध्यक्ष बनाया गया है। राहुल गांधी आज एक दिन के अमेठी दौरे पर हैं। वो लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे हैं और वहां से अमेठी के लिए रवाना हो गए हैं। यहां पर वो मेगा फूड पार्क का शिलान्यास करेंगे तो कल सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा करेंगी। नरेंद्र मोदी को बतौर गुजरात के सीएम आज 12 साल पूरे हो रहे हैं। मोदी इतने लंबे समय तक लगातार इस पद पर रहने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्पॉट फिक्सिंग मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दे दिए हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में ये कमेटी बनाई जाएगी। त्योहारों पर ट्रेन से सफर के लिए आपको अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी। रेल किराए में 2% बढ़ोतरी आज से लागू हो गई है। डीजल की बढ़ी कीमतों की वजह से ये फैसला लिया गया है। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। यौन शोषण के आरोपों में घिरे आसाराम बापू जोधपुर जेल में हैं और उनके बेटे नारायण साईं पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आसाराम के जेल जाने के बाद उनके रहस्यमयी साम्राज्य की परत दर परत जैसे जैसे खुल रही है, वैसे वैसे आसाराम की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। सूरत की दो बहनों द्वारा आसाराम और नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाने के बाद अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यानी पहले आसाराम और अब नारायण साईं की बारी है जेल जाने की। उनके खिलाफ पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। यानी अब नारायण साईं देश नहीं छोड़ सकते। और आसाराम तो जेल में बंद है ही, अब उनके साथ ही उनके बेटे नारायण साईं की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूरत पुलिस ने नारायण साईं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। अब नारायण साईं की भी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। आसाराम और नारायण साईं पर सूरत की दो बहनों ने रेप का आरोप लगाया है। इस मामले में कल ही एक FIR दर्ज की गई है। फिलहाल नारायण साईं कहां हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो गुजरात का ये पूरा मामला है जहां पर दो बहनों ने बाप और बेटे यानी आसाराम और नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाया है। 10 साल पुराना ये पूरा मामला और कल ही सूरत के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ये कहा था कि जल्द ही नारायण साईं से पूछताछ हो सकती है। नारायण साईं कहां हैं, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है ताकि वो देश को ना छोड़ सकें। और जी मीडिया संवाददाता भार्गव परीख हमारे साथ जुड़ गए ताजा अपडेट लेकर। भार्गव, क्या ये माना जाए जिस तरह से लुकआउट नोटिस जारी हुआ है कि अब नारायण साईं की गिरफ्तारी तय है? बिल्कुल, जिस तरह से जो आरोप लगे हैं, जिस तरह से जिन धाराओं के तहत ये आरोप लगा है, उससे एक बात साफ है कि पहले उनकी पूछताछ की जाएगी, उसके बाद गिरफ्तारी होने की पूरी संभावना है। और उनके खिलाफ अगर दीपेश अभिषेक जो दो बच्चे मरे हैं उनके जो पीड़ित माता पिता है, उनकी मांग की लुकआउट नोटिस जारी की जाए और उसी के चलते सूरत पुलिस के द्वारा लुकआउट नोटिस जारी करने की तमाम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी भार्गव, क्या पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं? क्योंकि मामला
10 साल पुराना है। ऐसे में जो तफ्तीश आगे बढ़ेगी उसमें दिक्कतें जरूर आएंगी। क्या पुलिस के पास पर्याप्त सबूत आ चुके हैं कि वो नारायण साईं से पूछताछ करे और उनकी तुरंत गिरफ्तारी करे? तो पुलिस का ये दावा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है और उसी आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। ये जो कंप्लेन है वो 3 दिन पहले लिखवाने जब ये लोग गए थे तभी उन्होंने पुख्ता सबूत इकट्ठा किए थे। 3 दिन तक पुख्ता सबूत इकट्ठा किया, उसके बाद ये कंप्लेन लॉन्च की गई है। जी भार्गव, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले में आसाराम की पत्नी और उनकी बेटी का भी नाम है, क्या पुलिस उनसे भी पूछताछ करने जा रही है? बिल्कुल, अभी तक समन तो उन्हें जारी नहीं किया गया है, लेकिन उनकी भी पूछताछ की जाएगी। तो जिस तरह से इन दोनों का नाम इसके अंदर शामिल किया गया है तो उसके बाद उनकी भी पूछताछ की जाएगी। शुक्रिया भार्गव तमाम जानकारी के लिए। तो आसाराम के साथ साथ उनके बेटे की मुश्किलें अब पहले से ज्यादा बढ़ चुकी हैं। आसाराम पहले से ही जेल में बंद हैं। ऐसे में लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है नारायण साईं के खिलाफ, यानी वो देश नहीं छोड़ सकते यदि वो इस वक्त देश में हैं तो। और अब तक आरोपों का घेरा सिर्फ आसाराम पर कसा था, लेकिन उनके बेटे पर भी आफत आ गिरी है। सूरत में 2 महिलाओं ने आसाराम के साथ साथ उनके बेटे नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। एफआईआर के बाद नारायण साईं पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अपने ही आश्रम की छात्राओं से यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम जेल की सलाखों के पीछे है और बाहर जारी है उनके खिलाफ सनसनीखेज खुलासों का दौर। एक एक कर कथावाचक के काले कारनामों से पर्दा उठ रहा है और हर आरोप पिछले आरोपों से कहीं ज्यादा संगीन और चौंकाने वाला है। कभी छात्राओं के यौन शोषण का आरोप, कभी पूर्व भक्त की पत्नी के गायब होने का मामला, तो कभी अपने ही सेवादारों को नपुंसक बनाने का आरोप। हर बीतते दिन के साथ आसाराम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अब जो आरोप लगा है वो पिछले तमाम आरोपों से कहीं ज्यादा गंभीर और हैरान करने वाला है। दरअसल आसाराम के बाद अब आरोपों के घेरे में है उनके बेटे नारायण साईं। नारायण साईं पर लगा है लड़की से रेप का आरोप। सूरत की रहने वाली लड़की की शिकायत पर नारायण साईं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। आरोप है कि नारायण साईं और आसाराम ने लड़की और उसकी बड़ी बहन के साथ रेप किया। ये वारदात 2002 से 2004 के बीच की है, जब दोनों बहनें आसाराम के आश्रम में काम करती थी, लेकिन उस समय वो बहुत ज्यादा डरी हुई थीं, लिहाजा वो किसी को इस बारे में नहीं बता पाई। उन्होंने 2007 में आश्रम छोड़ा है बड़ी बहन ने, और छोटी बहन ने 2005 में। उसके बाद भी 5-6 साल 7 साल तक वो पुलिस के सामने नहीं आई है। उसका कारण यही है कि वो भय में थी और डर में थी कि अगर हम कोई भी चीज डिस्क्लोज करेंगे तो उनके खिलाफ कोई वो लोग कार्रवाई कर सकते हैं। नारायण साईं के खिलाफ रेप, अप्राकृतिक दुष्कर्म और गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाने का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि नारायण साईं ने लड़की को साबरकांठा के हिम्मतनगर, बिहार में पटना के पास, मध्य प्रदेश के मेघनगर और नेपाल की राजधानी काठमांडू के आश्रमों में रखा और दुष्कर्म किया। लड़की की बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में रेप का आरोप लगाया है। दोनों बहनों की एफआईआर दर्ज करने के बाद सूरत पुलिस ने जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है और कहा है कि जांच में पुष्टि के बाद नारायण साईं की गिरफ्तारी भी हो सकती है। फैक्ट्स एफआईआर में हैं, उसके ऊपर त्वरित गति से कार्रवाई होगी एविडेंस कलेक्ट करने की। अगर एविडेंस है और इस तरह का इन्वेस्टिगेशन रिवील करता है तो डेफिनेटली अरेस्ट होंगे। एक तरफ परत दर परत आसाराम और उनके बेटे की करतूतों की पोल खुल रही है, तो दूसरी तरफ उनके सहयोगी अभी भी तमाम आरोपों को दरकिनार करने में जुटे हैं। आसाराम की प्रवक्ता ने तो दोनों बहनों को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अब तक चुप क्यों थी और अब बोल रही हैं तो क्यों बोल रही हैं? 2002-2004 का मामला पता नहीं सच है कि झूठ है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा। आज उठ के क्यों आ रहे हैं? पूरे मामले का एक और पहलू बेहद हैरान कर देने वाला है। इस एफआईआर में आसाराम की पत्नी और बेटी का भी नाम है, जिन पर इस कुकर्म में सहयोग करने का आरोप लगा है। तो क्या माना जाए कि आसाराम का पूरा परिवार अनाचार की काली करतूतों में लिप्त है? भगवा चोले में कथा सुनाने वाले आसाराम की कलंक कथा के और कितने अध्याय अभी आने बाकी हैं? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा हालात बता रहे हैं कि जेल की काली कोठरी से निकलना आसाराम के लिए आसान नहीं।
अब तो बेटे पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। भगीरथ पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और खबर जयपुर से है। जयपुर में आसाराम के नाराज समर्थकों ने हंगामा किया है। यह हंगामा आसाराम के हनुमान नगर आश्रम के बाहर किया गया है। खबर यह भी है कि आसाराम के समर्थकों ने पथराव और आगजनी भी की है। ये लोग सूरत में आसाराम और नारायण साईं पर दर्ज हुए रेप के केस का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी आसाराम के समर्थकों ने कई जगह पर हंगामा किया था। जब आसाराम की गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी आसाराम के समर्थकों की तरफ से हंगामा किया गया था। इसके अलावा मीडिया कर्मियों पर भी हमला कर दिया गया था। एक बार फिर से आसाराम के समर्थकों ने हंगामा किया है। हंगामा आसाराम के हनुमान नगर आश्रम के बाहर किया गया है। और यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। ब्रेक के बाद मुलायम का थर्ड फ्रंट शिगुफा। तो आसमां झुकाते हैं हम हर दौरे पे दमदार पावर, हम जबरदस्त हाईटेक हाइड्रोलिक्स, बेजोड़ MKM इंजन, पावर स्टीयरिंग, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर। मम्मी, मैं तो टॉस करें हेड्स या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। मैं 15 सालों से प्राइमरी हेल्थ वर्कर का काम कर रही हूँ और इन सालों में मैंने कई बदलाव देखे, जैसे कि लड़कियों का स्कूल जाना और महिलाओं की पंचायत में भागीदारी। और भी बहुत कुछ है जो हो सकता है और किया जा सकता है। आई एम इन, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि जो वायदे किए जाएं वो पूरे हों, ताकि मैं बेहतर भारत का निर्माण कर सकूं। आई एम इन, मेरा भारत मेरा जिम्मा। सबसे बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, तोते को हुआ है डैंड्रफ। ये डैंड्रफ वाले तोते का घर का है? इस अनोखे तोते के सर पे डैंड्रफ आखिर आया कहाँ से? आइए पूछते हैं। दीवारों पे पपड़ी से परेशान? पेंटिंग से पहले लगाइए बिरला व्हाइट वॉल केयर पट्टी, जो रखे दीवारों को नमी से सुरक्षित, यानी पपड़ी की छुट्टी। बीमारियां अलग है पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर यहाँ से अंदर गए स्टमक इन्फेक्शन, इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय, नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा, नया लाइफ बॉय। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कुछ भी जीत सकती थी पर मच्छर ने इनका मौका छीन लिया। मलेरिया, एक भी मच्छर है डेंजरस, इसीलिए काला हिट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा। मच्छर जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं। किल पेस्ट, किल डिजीजेस। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। ब्रेक के बाद स्वागत है। एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद देश में तीसरा मोर्चा बनेगा। इसके बारे में सीपीआई और सीपीएम के साथ बातचीत लगातार चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव के बाद तीसरे मोर्चे की ही सरकार बनेगी।
अभी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए काम कर रही है और चुनाव के बाद निश्चित तीसरा मोर्चा बनेगा और पूरा प्रयास समाजवादी पार्टी भी करेगी और वामपक्षी दल के नेता प्रकाश सिंह कारक और इन ढंग से हमारी बातचीत चल रही है। और बीजेपी ने तीसरे मोर्चे पर मुलायम के बयान को गंभीरता से नहीं लेने की सलाह दी है। देखिए, हर चुनाव से पहले इस तरह की एक्सपायर चुनावी चॉकलेट ये लोग दिखाते हैं। जब चुनाव आता है उससे पहले थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट की एक बिसात बिछती है, चुनाव आते आते वो बिसात बिखर जाती है। थर्ड फ्रंट की बात या फोर्थ फ्रंट की बात कौन कर रहा है? ये वो लोग कर रहे हैं जो कांग्रेस के करप्शन के कुशासन को अपने कंधे पर लेकर ढो रहे थे। तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। जब चुनाव आएगा तो थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट की बिसात बिछेगी और चुनाव खत्म होते होते वो बिसात अपने चुनाव खत्म होते या चुनाव शुरू होते ही वो बिसात बिखर जाती है। और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को दक्षिण में तगड़ा झटका दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबा गौड़ा पाटिल को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। बाबा गौड़ा पाटिल वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे हैं। आज उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया है। पार्टी में शामिल होते ही बाबा गौड़ा पाटिल को कर्नाटक में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया है। बाबा गौड़ा पाटिल पूरे केंद्रीय मंत्री रहे, वो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। श्री बाबा गौड़ पाटिल को जो भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री को समाजवादी पार्टी कर्नाटक का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता। और समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबा गौड़ा पाटिल से बात की जी मीडिया संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबा गौड़ा पाटिल आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। निश्चित तौर पर दक्षिण में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है इससे। इस समय बाबा जी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से आप समाजवादी पार्टी में अब शामिल हुए हैं तो क्या लगता है कि किस तरह से मजबूत आप समाजवादी पार्टी को वहां करेंगे? समाजवादी पार्टी का सिद्धांत तो सबको मालूम है। समस्याएं परिहार करने के लिए एक ही पार्टी एजेंडा लेकर इधर संगठन कर रहा है, इसलिए हम उसके साथ हमारा संगठन है ना, किसानों का संगठन उधर कर्नाटक में वो जोड़ रहे हैं। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का इतना कुछ बहुत बड़ा कोई वहां पर संगठन नहीं है। अगर हम विधायक की बात करें तो सिर्फ योगेश्वर है। संगठन है ही ना जी। तो आप किस तरह से संगठन को मजबूत करेंगे? किसानों का संगठन है, हमारा नेटवर्क है। कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस बड़ी पार्टी हावी है, तो किस तरह से आप समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे? वो बड़े पार्टी है, ठीक है। हमारे समस्या परिहार देने के लिए वो असमर्थ है। मुद्दा लेकर हम समझाएंगे किसानों को, ये पार्टी से नहीं होगा, हमारा समस्या परिहार नहीं होता। यूपी में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार है, लेकिन यहाँ पर आप देखें लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। सांप्रदायिक शक्तियों को हावी होने की बात कही जाती है, लेकिन सरकार विफल हो रही है उनको रोकने में। तो दक्षिण के लोगों को भी ये बात मालूम होगी, जब उनको पता है कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार फेल हो रही है, तो कर्नाटक में अगर आप जनता चुनती है तो वहाँ क्या करेगी पार्टी? आई डोंट नो द ग्राउंड रियलिटीज देयर, बट इट माइट बी an engineered plot. It might be an engineered plot of the opposition कितनी party. लोकसभा सीट जिताने का आप दावा करते हैं समाजवादी पार्टी को? हाँ, we are going to concentrate in 10 constituencies. 10. तो साफ तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री का कहना है कि समाजवादी पार्टी को कम से कम 10 सीटों पर वो जिताने का काम कर्नाटक में करेंगे। दिल्ली से कैमरामैन अजय के साथ अनुराग चड्ढा, सी मीडिया। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज होती जा रही है और इसे लेकर नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। आपके सामने 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर है राहुल गांधी की, जो आज अमेठी दौरे पर हैं। यहां पर वो मेगा फूड पार्क का उद्घाटन करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बीते कुछ दिनों में राहुल के अमेठी दौरे काफी जल्दी हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी की। कानपुर में 19 अक्टूबर को मोदी की रैली होने वाली है, जिसके लिए जगह इंदिरा नगर में मिली है। इस रैली के जरिए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। जबकि तीसरी तस्वीर आपके सामने सोनिया गांधी की है, जो 8 अक्टूबर यानी कल रायबरेली के दौरे पर आ रही हैं।
इस दौरान सोनिया गांधी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाली हैं। और राहुल गांधी अमेठी जाने के लिए चार्टर्ड विमान से लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां से वो सड़क मार्ग से अमेठी के लिए रवाना होंगे। राहुल गांधी जगदीशपुर के इंडो गल्फ में मेगा फूड पार्क का शिलान्यास करेंगे। उनका यहां 10 बजे के बाद पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हुई है। अमेठी में राहुल का किसानों के एक समूह को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। मेगा फूड पार्क अमेठी की महत्वाकांक्षी योजना है। इस फूड पार्क के शुरू हो जाने पर 450 करोड़ का राजस्व मिलेगा। साथ ही 2500 लोगों को सीधा रोजगार भी मिलेगा। इस फूड पार्क में 35 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जाएंगे, जहां पर खाद्य पदार्थों के भंडारण के साथ साथ उनका वैज्ञानिक तरीके से रखरखाव भी किया जाएगा। और राहुल के दौरे के दिन ही अमेठी में कांग्रेस को बड़ा झटका भी लगा है। अमेठी से जिला पंचायत अध्यक्ष कमला देवी समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री गायत्री प्रजापति की मौजूदगी में वो एसपी में शामिल हो रही हैं। और राहुल गांधी की 9 अक्टूबर को रामपुर में होने वाली रैली के मद्देनजर निर्मल खत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। 8 तारीख को राहुल की रामपुर और अलीगढ़ में रैली होनी है। दौरे पर खत्री के साथ कांग्रेस की पूर्व सांसद बेगम नूर बानो और जिला कांग्रेस इकाई के नेताओं से करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई है। इस मौके पर निर्मल खत्री ने कहा है कि वो यहां राहुल की रैली की तैयारियों में जुटे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं, ताकि रामपुर और आसपास के इलाकों से भारी तादाद में लोग रैली में पहुंच सकें। एक बहुत बड़ी तादाद में पहुंच करके अपनी भागीदारी दिखाए, ताकि जो हमारा नेतृत्व है उसको महसूस हो कि अगर खाद्य सुरक्षा कानून हमने देश की 75% आबादी के लोगों के हक में दिया है तो हमें शाबाशी मिलनी चाहिए। और प्रदेश की हुकूमत अगर ढीला हवाली कर रही है तो उसको भी सबक मिलना चाहिए। रामपुर की रैली ये साबित करेगी। इसके लिए भी मैं आह्वान करना चाहता हूं यहाँ की आवाम का। और उत्तर प्रदेश में रैलियों को लेकर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहना रही है। इसीलिए लगातार दौरे भी हो रहे हैं और लगातार बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री मुरादाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे तो मीडिया के सवालों के सामने निर्मल खत्री गुस्से में नजर आए। मुझे याद है एक दौर, उस वक्त मीडिया को अन्ना हजारे साहब ही बिल्कुल लग रहा था कि इस देश के सर कुछ है वो दिखाई दे रहे हैं। मीडिया को रामदेव जी के रूप में इस देश में एक नया अवतार दिखाई दे गया था। मीडिया को अरविंद केजरीवाल के रूप में इस देश में एक नया अवतार दिखाई दे गया था। कुछ उसी तरीके का काम शायद इस समय भी हो रहा है। और इटावा से खबर है। इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र के हैबरा गांव में दिन दहाड़े आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी को अगवा कर लिया है, जिसके बाद नाराज लोगों ने पुलिस चौकी को घेर लिया। लोगों का आरोप है कि सूचना देने के 1.5 घंटे बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। तो इटावा के जसवंत नगर थाना क्षेत्र से खबर, जहां पर हैबरा गांव में दिन दहाड़े आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी को अगवा कर लिया है, जिसके बाद नाराज लोगों ने पुलिस चौकी को घेर लिया। लोगों का आरोप है कि पुलिस को सूचना वक्त पर दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची है। तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल उठा है। नाराज लोगों का कहना है कि तय वक्त पर सूचना दे दी गई थी पुलिस को, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने हीला हवाली की और वक्त पर कार्रवाई नहीं की। पुलिस 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची है। इटावा से हरिओम हमारे साथ जुड़ गए ताजा अपडेट लेकर। हरिओम, पता लग पा रहा है कि बदमाशों के बारे में कितने बदमाश थे और सर्राफा व्यापारी का अपहरण क्यों किया गया? किसी पर शक जताया गया है परिवार की तरफ से? देखिए, परिवार का कहना है राजकुमार कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है जी। अपना व्यवसाय करते थे, सर्राफा की दुकान है यहाँ कस्बे में, और मोटरसाइकिल से वो घर से आ रहे थे। घर भी महज 50 कदम की दूरी पर पीछे ही है जी। और उतने ही बीच में बुलेरो में जो आधा दर्जन बदमाश सवार थे, बताया गया उनके पास हथियार थे। उन्होंने गाड़ी से उनको पकड़ के अपनी बुलेरो में डाला और पुलिस चौकी भी 50 कदम की दूरी पर है। पुलिस भी मूक दर्शक बनी देखती रही। लोगों ने पुलिस से भी कहा कि पकड़ करके ले जा रहे हैं गाड़ी में, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। 1.5 घंटा हो चुका है इस अपहरण को हुए। अभी तक पुलिस की
कार्यशैली की अगर बात करें तो सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। पुलिस कप्तान जरूर पुलिस चौकी तक आ गए हैं और घटना का विवरण ले रहे हैं, परिवार वालों से पूछ रहे हैं, लेकिन अपहरणकर्ता कौन से कहाँ ले गए, जनपद में उनको रोकने की कोई व्यवस्था की गई, ऐसा पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो ये कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था इटावा जनपद में इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। दिन दहाड़े जिस तरीके से अपहरण हो रहे हैं उससे आम आदमी में बहुत बड़ी दहशत है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और सरकारी नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद नौकरशाहों के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी प्रस्ताव के खारिज होने से चुनाव आयोग नाखुश है और वो इसे सरकार के पास दोबारा भेजने की तैयारी कर रहा है। दरअसल 2012 में चुनाव आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें सरकारी नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद नौकरशाहों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। दरअसल चुनाव आयोग की मंशा है कि नौकरशाहों के नौकरी छोड़ने और राजनीति में आने के बीच की एक अवधि तय होनी चाहिए ताकि वे अपने सेवाकाल के दौरान निष्पक्ष बने रहें और ईमानदारी के साथ फैसला करें। इसको लेकर चुनाव आयोग चिंतित था और इसी को लेकर आयोग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अटॉर्नी जनरल और कानून मंत्रालय की सिफारिश के बाद सरकार ने चुनाव आयोग का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं। मम्मी, मैं तो टॉस करें। हेड्स या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। ऐसा खाना किस किस को पसंद है? पर याद रहे, इस तरह के खाने से कैविटीज हो सकती हैं। कैविटीज? इसलिए आपको चाहिए बेस्ट प्रोटेक्शन कोलगेट, इससे बेहतर और कुछ नहीं। देखिए, ये शेल्स दांतों की तरह होते हैं। एक को कोलगेट से ब्रश करते हैं और दोनों को विनेगर सोल्यूशन में डालते हैं। अब देखिए, कोलगेट का कैल्शियम और मिनरल्स फॉर्मूला कैविटीज को रखे दूर और दे बेस्ट प्रोटेक्शन। कोलगेट कैविटी प्रोटेक्शन, इससे बेहतर और कुछ नहीं। लो, आ गई सर्दियाँ, लेकिन अब मेरे पास है सर्दी भगाने का मॉडर्न तरीका, लक्स इन्फर्नो। इतना सॉफ्ट है कि अब रोहन को चुभता भी नहीं। इतना पतला है कि ये अब ऑफिस पहनकर भी जाते हैं, और इतना गर्म कि माँ बाबूजी की मॉर्निंग वॉक तो पक्की। तो हो गई ना मॉडर्न। लक्स इन्फर्नो में है स्पेशल फाइबर जो रखे सर्दी को बाहर और आपको गर्मा गर्म। सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी। ओह ये सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ 1 रुपए में। अपनाओ भारत का पहला हर्बल देनाजी सतरीठा शैम्पू जो बालों को लंबे, काले और घने बनाए। देनाजी सतरीठा शैम्पू। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश, अपना देश।